हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्या एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सिस एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पूरे ग्लोबलाइजेशन के 3 ऐसे कौन कौन से एडवांटेज है ये आपको बताना है। सबसे पहला है, अंडर द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस द गुड्स एंड सर्विसेज along with capital resources and technology can move freely from one nation to another nation. Second, the movement of people between the countries, the people usually move from one country to another country in search of better incomes, better jobs or better education. फिर उसके बाद थर्ड है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन मेजर फैक्टर। ओके, तो आपके 3 एडवांटेज क्या हो गए। सबसे पहला एडवांटेज है कि ग्लोबलाइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज होगा गुड एंड सर्विसेज का अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। फिर उसके बाद रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा ट्रांसफर होगा फ्रीली फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। ओके, सेकेंड एडवांटेज आपका ये है कि जो मूवमेंट ऑफ पीपल है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो ज्यादा से ज्यादा होगा। उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से एक दूसरे कंट्री का जो कल्चर एक्सचेंजेस है वो बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो 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 लोग यहाँ से दूसरी कंट्री डेवलप कंट्रीज में आना चाहते हैं तो उनका बेटर इनकम होगा, बेटर जॉब्स होंगी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा इस रैपिड इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन मेजर फैक्टर। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस में जितना इंप्रूवमेंट हुआ है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और बढ़ा है। जैसे कि आप गूगल देख लो, गूगल है अमेरिकन कंपनी, उसको पूरी दुनिया यूज करती है और गूगल में आज आप सब कुछ ढूंढ सकते हो। आज आपको डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं है, गूगल ही आपके लिए डिक्शनरी है, एक इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, दूसरा फेसबुक, फेसबुक से आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने जो बाहर के रिश्तेदार है उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये सब क्यों हुआ है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन घर में बैठे बैठे बढ़ रहा है। ओके, समझ में आ गया। चलो, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट द रोल ऑफ एमएनसीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्व रोल होता है एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देखो, एमएनसी जो होती है, एमएनसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कोई भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कैसे, पहला जो एमएनसी होता है वो क्या करता है, वो पार्टनरशिप करता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ, लोकल कंपनीज के साथ, जिसकी वजह से वो लोकल प्रोडक्शन बढ़ा पाए। ठीक है, दूसरा, वो जो अपना प्रोडक्शन है वो लोकल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट में देता है, जिसकी वजह से वो अपना ब्रांडिंग बढ़ा पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। ओके, तीसरा ये है कि जितना ज्यादा एमएनसीज बढ़ेंगी उतना ज्यादा एक दूसरी कंट्री की जो मार्केट है वो इंटरलिंक्ड होंगी, और जितना ज्यादा वो इंटरलिंक्ड होगी उतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। इसका फेमस एग्जांपल्स आप बोल सकते हो, जो आज की इंटरनेट कंपनी है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, फिर टेलीग्राम, उसके बाद इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने की एमएनसीज है। ठीक है, ये एमएनसीज की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। आप घर पे बैठे बैठे आज अपने न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या फिर यूके में बैठे बैठे रिश्तेदार से घर में बैठे बैठे वीडियो कॉल कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है इम्पैक्ट एक एमएनसी का आपके डेली लाइफ में। ठीक है, और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ओके, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, फॉरेन ट्रेड जो होता है उसमें क्या होता है, कंट्रीज एक दूसरे के मार्केट में गुड्स और सर्विसेज क्या करती हैं, एक्सचेंजेस करती है। तो जितना ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा मार्केट इंटरलिंक्ड होगा, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने को ही हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है,
दूसरा क्या है, दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो बड़ी एमएनसीज होती हैं, वो अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में आके एसेट खरीद रही हैं, तो उस कैपिटल फ्लो को जो कंपनी की तरफ से हो रहा है कंट्री में, उस कैपिटल फ्लो को, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब जैसे कि वो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आके कोई भी कंपनी एक एसेट खरीदती है। एसेट क्या होता है? एसेट जैसे कि आप समझ लो कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खरीद ली, कोई लोकल कंपनी खरीद ली, या कोई लैंड खरीद लिया, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो वो सब जो एसेट वो बनाती है अपनी कंपनी एक कंट्री में, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? Explain by giving examples that multinational corporations are spreading their production in different ways। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे एग्जांपल बताओ कि जहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अगर अलग अलग तरीके से एक कंट्री में अपना प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एक कंट्री में आके अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं? ठीक है, पहला ऐसा तरीका है बाय पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज। ठीक है, कोई भी एक नई कंपनी आएगी तो वो क्या करेगी, जो वहाँ की फेमस रेप्यूटेड कंपनी है, जो वहाँ पे पहले से ही उनका मार्केट पूरा कैप्चर करके रखी है, उसके साथ पार्टनरशिप कर लेगी। ठीक है, जैसे टाटा डोकोमो, एक सिम कार्ड आता था टाटा डोकोमो के नाम से, तो डोकोमो जो थी वो बाहर की कंपनी थी, टाटा हमारी इंडियन कंपनी है, दोनों ने एक साथ कोलैबोरेट किया और टेलीकॉम टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहले सिम कार्ड निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो मारुति सुजुकी। ठीक है, तो वहां पे मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है, सुजुकी जो है बाहर की कंपनी है, जापानीज कंपनी है। वो इंडिया में आई, दोनों ने कोलैबोरेट किया और पहला अपना कार का मॉडल निकाला था मारुति सुजुकी के नाम से। ओके, तो ऐसे ऐसे कोलैबोरेशन होते रहते हैं। ओके, इंडिया में है, इंडिया में जनरली ये कोलैबोरेशन वाला पार्ट ज्यादा चलता है। कोई भी फॉरेन कंपनी आती है तो उसको जनरली ये होता है कि वो यहाँ पे आके कोलैबोरेट करके अपनी मतलब प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाए। ओके, दूसरा क्या है कि एक बड़ी कंपनी आएगी, वो आके सीधा लोकल कंपनीज को ऑर्डर देना शुरू कर देगी, मतलब सप्लाईज का ऑर्डर देना शुरू कर देगी, और सिर्फ अपना थप्पा लगा के मार्केट में बेचेगी। ठीक है, देखो जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एक नाइक का। ठीक है, एप्पल का ले लो। एप्पल, आपको पता है सबको आईफोन यूज करते हो आप, एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है मोबाइल सेक्टर में। तो एप्पल जब इंडिया में आई तो एप्पल एप्पल कभी भी खुद का आईफोन नहीं बनाती है। एप्पल के पास एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, स्मॉल कंपनी, जो एप्पल उसको बोलती है तू मेरा आईफोन बना, मैं सिर्फ वो फोन लूंगी, उसमें अपना थप्पा लगाऊंगी और बेच दूंगी। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो ब्रांडिंग में ज्यादा विश्वास करती है एज कम्पेयर टू फोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो सबको लगता है कि जो एप्पल है वही फोन मैन्युफैक्चर करता है, मगर एप्पल फोन मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो किसी से बनवाता है, सिर्फ अपना वो थप्पा लगाता है एप्पल का, फिर उसके बाद बेच देता है। ओके, चलो, तो ये पावर होता है ब्रांडिंग का। ओके, फिर थर्ड है आपका बाय क्लोजली कॉम्पिटिंग विद द लोकल कंपनीज। थर्ड आपका अलग तरीका हो सकता है एमएनसी का, कि लोकल कंपनीज के साथ ही आप कॉम्पीट करने लग जाओ। फेमस एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो ओला और उबर। ओला जो है वो इंडियन कंपनी है, उबर क्या है, फॉरेन कंपनी है, यूके की कंपनी है। वो इधर इंडिया में आई, अपना खुद का पूरा सेटअप किया और फिर ओला के साथ कॉम्पीट करने लग गई। सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन का। फ्लिपकार्ट जो है वो इंडियन कंपनी है, और अमेजोन जो है वो अमेरिकन कंपनी है। वो इंडिया में आई, अपना शुरुआत से पूरा सेटअप किया, उसके बाद फ्लिपकार्ट से कॉम्पीट करने लग गई। ठीक है, तो तीसरा वे हो गया आपका क्लोजली कॉम्पिटिंग विद लोकल कंपनीज। चौथा है कि लोकल कंपनी को ही खरीद लो। ओके, कंपटीशन ही मर जाएगा। जितनी जो फेमस लोकल कंपनी है, जितना भी उसका मार्केट है, उसको ही पूरा खरीद लो। ठीक है, तो उसका मार्केट कैसे खरीदोगे आप? जब तक आप लोकल कंपनी को खरीद लोगे। लोकल कंपनी को खरीद लिया, इसका मतलब उसका मार्केट खरीद लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पारक फूड्स बॉट बाय लार्ज अमेरिकन कंपनीज कॉल्ड कारगिल फूड्स। जो बड़ी अमेरिकन कंपनी थी कारगिल फूड्स, उसने इंडिया में आई, तो इंडिया में जो सबसे फेमस कंपनी थी उस सेक्टर की, जिसका नाम था पारक फूड्स, उसको डायरेक्टली आके खरीद लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो अब पारक फूड के कस्टमर थे वो कारगिल फूड्स के कस्टमर बन गए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो फ्लिपकार्ट का।
फ्लिपकार्ट जब इंडिया में बहुत बड़ा हो गया था तो उसको जो फेमस अमेरिकन कंपनी है वॉलमार्ट करके, आपने सुना होगा वॉलमार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट ने इंडिया में जब आई थी तो उसने अमेजोन जैसे खुद का शुरू नहीं किया, उसने डायरेक्टली फ्लिपकार्ट को ही खरीद लिया, ठीक है। तो जो ऑनलाइन स्पेस था वो पूरा वॉलमार्ट के कब्जे में आ गया, ओके। और ऑफलाइन में तो वॉलमार्ट अच्छा था ही, ठीक है। समझ में आया? चलो, so now moving on to the next question, which is question number 5. Wide ranging choice of goods are available in the Indian markets. Support the statement with examples in context of globalization. ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया कि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसको ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में आप क्या क्या एग्जांपल्स दे सकते हो, ओके। स्टेटमेंट क्या है कि एक वाइड रेंजिंग चॉइसेस ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वाइड रेंजिंग चॉइसेस ऑफ गुड्स हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आज से 20 साल पहले, आप लोग तो अभी 20 साल पहले पैदा भी नहीं होंगे, मगर आज से 20 साल पहले इंडिया में जो गुड्स की चॉइस थी, फॉर एग्जांपल मैं अगर मोबाइल्स में देख लूँ, मोबाइल के नाम पे ज़्यादा कुछ चॉइस था ही नहीं। एक मेजर कंपनी थी, वो थी आपकी नोकिया। 80% लोग नोकिया फ़ोन यूज़ करते थे। दूसरी एक कंपनी थी जिसका नाम था ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी जो फ़ोन था वो जनरली ऑफिस वाले यूज़ करते थे, ठीक है। मेजरली नोकिया ही सबको डोमिनेट करके रखता था, और नोकिया में भी जो मॉडल्स आते थे वो सब अलग अलग नहीं, लगभग सेम मॉडल्स के आते थे, ठीक है। और साल में एक या दो ही मॉडल एक्स्ट्रा आते थे, ओके। तो लोगों के पास ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं थे, ओके। ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी मार्केट में। मगर आज से अब कट टू 2022, आज से 20 साल, अभी 20 साल बाद देखो आप कि इतना वैरायटी ऑफ मोबाइल्स आने लग गए, इतने सस्ते मोबाइल आने लग गए। पहले, आज से 20 साल पहले जो डब्बा मोबाइल 7-8 हजार का आता था, आज 7-8 हजार में इतना क्वालिटी मोबाइल आ जाता है कि आप एक वीडियो बना सकते हो बहुत अच्छा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ है, दूसरा अगर एग्जांपल देखोगे तो आप ऑटोमोबाइल्स में देख सकते हो, कार्स में देख सकते हो। आज से 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो कार्स की ज़्यादा वैरायटी ऑफ चॉइसेस नहीं थी, ठीक है। मगर आज आप देखोगे तो कार एक्सपो लगता है, ठीक है। फिर कार्स दिखाई जाती हैं, कौन कौन सी मॉडल्स आने वाली है वो दिखाई जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स आए हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जिसकी वजह से जो कार 20 साल पहले 7-8 लाख की थी, वही कार आज उतने ही दाम में इतनी अच्छी क्वालिटी की मिलने लग गई है, ओके। ये सब हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फॉरेन जो कंपनीज वाले थे वो इंडिया में आए, प्रोडक्शन यूनिट बैठाया, उन्होंने कंपटीशन पैदा किया। इंडियन कंपनीज भी इंप्रूव की, बाहर की कंपनीज के साथ कॉम्पीट की, जिसकी वजह से आज कंज्यूमर को लो प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी गुड्स मिलने लग गया, ठीक है। सेम चॉकलेट्स में भी है। चॉकलेट्स आज से 20 साल पहले अगर मेरे को बाहर की चॉकलेट खानी होती थी तो इतनी महंगी थी कि अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। मगर वही चॉकलेट इतनी सस्ती हो गई कि हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ, ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे बढ़ा, मार्केट बढ़ा, इसलिए कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस ऑफ गुड्स मिला है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, so now moving on to the next question, which is question number 6. So question number 6 says, where do MNC set up their production unit? अगर एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी जो है फॉरेन की, वो अगर इंडिया में आती है तो इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वो अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना चाहेगी? तो उसके कुछ कुछ फैक्टर्स है कि वो पर्टिकुलर उसी जगह में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी। सबसे पहला फैक्टर है गवर्नमेंट की पॉलिसी। एक इन्वेस्टर जो है वो धंधा करने इंडिया में तभी आएगा जब उसको लगेगा कि जो धंधा करने का माहौल है वो बहुत ही फेवरेबल है उसके लिए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो ऐसी होनी चाहिए जो बिजनेसेस को अट्रैक्ट करे, ना कि उन्हें दूर भेजे, ओके। सेकेंड, वो मार्केट देखती है जो एक मैच्योर्ड मार्केट हो, ठीक है, जहां पे खरीदने की क्षमता एक कंज्यूमर की बहुत ज्यादा हो। तो वो सोचेंगे कि मैं अपना प्रोडक्शन यूनिट वहां पे लगाऊं पास में, कि मैं माल ज्यादा से ज्यादा वहां पे ट्रांसफर कर पाऊं, ठीक है। तीसरा, वो देखती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है या नहीं,
ठीक है। रॉ मटेरियल्स जैसे मैं आपको सिंपल बोलूँ कि आप वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी है, ठीक है। दूसरा वो बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सस्ता है क्या नहीं, ओके। प्लस वाटर की जो सप्लाई है वो 24 घंटे आती है कि नहीं, ओके। नंबर चौथा पॉइंट आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर एंड चिप लेबर, ठीक है। एक लेबर जो होना चाहिए वो स्किल भी होना चाहिए प्लस चिप भी होना चाहिए, तभी एक एमएनसी उस कंट्री में आके प्रोडक्शन यूनिट बैठाएगी। इसका फेमस एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कॉल सेंटर्स। आज से 20 साल पहले इंडिया में जो पहला आईटी का रिफॉर्म हुआ था ना, जब टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी थी, तो सबसे पहले कॉल सेंटर्स आना शुरू हो गए थे इंडिया में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिकन की जो कंपनीज है उन सबका कॉल सेंटर्स इंडिया में क्यों आना शुरू हुए। वो इसलिए हुए क्योंकि उन्हें दो तीन चीज देखा इंडियंस में। क्या? सबसे पहले इंडियंस में यूथ ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यूथ भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद सेकंड क्या देखा उन्होंने, सेकंड ये देखा कि इंडियन जो ग्रेजुएट्स है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मतलब वो ऑनलाइन में कस्टमर केयर में फोन उठा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं फिरंगियों की, ठीक है। तीसरा उन्होंने ये देखा कि ये जो ग्रेजुएट्स हैं ये लोग स्किल्ड भी हैं, ये लोग इंग्लिश बोल भी सकते हैं, प्लस इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, इनकी सैलरी कम है एज कंपेयर टू अमेरिकन ग्रेजुएट्स। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया अमेरिकन कंपनीज या वेस्टर्न कंपनीज ने कि हम सब जो कॉल सेंटर्स जो हैं पूरे वेस्टर्न कंपनीज के वो इंडिया में आगे खोलेंगे, ठीक है। और वहां से आईटी रिवॉल्यूशन इंडिया में आना शुरू हुआ था, ठीक है। ये लगभग 20-25 साल पहले की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ओके। तो आपको समझ गया ना चौथा पॉइंट कि स्किल लेबर होना चाहिए प्लस जो लेबर की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, ओके। और चौथा क्या है, सॉरी, लास्ट पॉइंट है आपका कि जो प्रोडक्शन यूनिट है वो ये सब फैक्टर्स अगर होगा तभी जाके एक एमएनसी अपनी प्रोडक्शन यूनिट वहां पे बैठाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 says, explain three examples how top Indian companies have been benefited from globalization. ऐसे तीन एग्जाम्पल्स हमें बताओ कि जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं जो बेनिफिट हुई हैं ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको बोल सकता हूँ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है वो उन्होंने जब पहला कार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में तो वो था टाटा इंडिका, ठीक है। तो टाटा इंडिका जो आया था वो मॉडल इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, ओके। मगर क्या हुआ, जैसे जैसे बाहर की कंपनीज इंडियन मार्केट्स में आने लगी तो इंडियन कंपनीज को भी उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ा, ठीक है। जिसकी वजह से उन्होंने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की है, ओके। फिर उसके बाद उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ी है, उनकी कार की क्वालिटीज बढ़ी है, प्लस सबसे ज्यादा फायदा हुआ कंज्यूमर्स को, क्योंकि कंज्यूमर्स को चॉइसेस भी ज्यादा मिलने लग गई एट सिमिलर कॉस्ट और एट लोअर कॉस्ट। तो सबसे पहला फायदा हुआ आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सेकंड आपका फायदा हुआ है मोबाइल के सेक्टर में। आज से अगर 20 साल पहले आप देखोगे तो मोबाइल की सिर्फ 2-3 कंपनी होती थी जो जिनकी एक टाइप की मोनोपोली थी, ठीक है, जिसमें सबसे मेजॉरिटी शेयर था नोकिया का। मगर आज क्या है, आज नोकिया है ही नहीं, आज ऐसे ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है मार्केट में मोबाइल के सेक्टर में कि लोगों को 5-6 हज़ार में इतना अच्छा स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाता है कि वो व्लॉगिंग कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ फ़ोन मिल रहा है एट लोअर कॉस्ट, ओके। फिर उसके बाद तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हो आईटी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज से 20 साल पहले जब इंडिया में आई तो इंडिया में आने के बाद जो इंडियन ग्रेजुएट्स थे जो चाहते थे कि मैं उस फील्ड में जाके एक्सेल करूं, तो वो उस फील्ड में उस कंपनी के पास गए, वहां से ट्रेनिंग ली, फिर अपना अपना कुछ कंपनी खोलने लगे। और ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी फर्म्स है, जैसे कि विप्रो हो गई, इंफोसिस हो गई। ये सब क्या है, ये सब इंडियन होम ग्रोन कंपनीज हैं जो आज से 20-25 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है। और क्यों शुरू हुई, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आने लगी थी आईटी की, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा, उन्होंने भी डेवलपमेंट किया और अमेरिकन कंपनीज ने भी डेवलपमेंट किया, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से ऐसे तीन एग्जांपल्स है जिसकी वजह से इंडियन कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाउ कैन द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बी शेयर बेटर? एक्सप्लेन। जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ है उसको और तरीके से कैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं बेटर तरीके से, ठीक है। शेयर करना मतलब और फेयर तरीके से कैसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। वो कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटीज थे? वो लोग थे जो लोग अमीर थे, ठीक है। जो लोग अमीर थे, जिनके पास खरीदने की क्षमता थी, तो उनकी तो वारे नारे हो गए, क्योंकि उन्हें इंडियन मार्केट्स में इतनी सारी चॉइसेस मिलने लग गए एट लोअर कॉस्ट कि उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। मगर जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, जो लोकल फार्मर्स थे, उनको बहुत ही एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है। एक बड़ी कंपनी आई वहां, वो अपना आके यहाँ पे प्रोडक्शन लगा दी, ठीक है। फिर वो अपना माल बेचने लगी, तो जो छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स थे, जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, वो कॉम्पीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो मार्केट से हट गए या खत्म हो गए, ठीक है। इसका फेमस एग्जांपल आप देख सकते हो, इंडियन टॉय इंडस्ट्री। आज जो इंडियन टॉय इंडस्ट्री है वो लगभग 70% जो है वो चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में है। क्यों? क्योंकि चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो टॉय बहुत अच्छा बनाते हैं, प्लस उनकी जो टॉय की क्वालिटी है वो, सॉरी, टॉय की जो प्राइस है वो इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स से आधी है, जिसकी वजह से इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो कंज्यूमर्स इंडियन टॉय छोड़ के चाइनीज टॉय ले रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स सरवाइव नहीं कर पा रहे, और इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स की जो कंपनीज हैं वो शट डाउन होती आ रही है, ठीक है। तो एक जगह फायदा भी है, एक जगह खराबी भी है। अब इसको शेयर कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसा शेयर कर सकते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लेबर लॉज लाने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो फॉरेन कंपनीज के थ्रू। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जिससे वो जो देश की मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाए, ना कि विदेश से माल इंपोर्ट करने लग जाए, ठीक है। फिर तीसरा है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, उनको इतना सपोर्ट दे जब तक वो स्ट्रांग ना हो जाए खुद के बल में खड़े होने के लिए, ठीक है, तब तक सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। चौथा है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेड बैरियर्स और जो इन्वेस्टमेंट बैरियर्स है वो लगाना चाहिए। आज अगर जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि जो इंडियन टॉय इंडस्ट्री है, उस इंडियन टॉय मार्केट है, उसका 70% चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स के पास है, तो अगर उसको कम करना है हमें उस परसेंटेज को, तो कैसे करेंगे? वो तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगाना शुरू कर दे, रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दे वो इंपोर्ट के ऊपर, अबाउट इंडियन टॉय, अबाउट चाइनीज टॉयज के ऊपर, ठीक है। चाइनीज टॉय के ऊपर इंपोर्ट लगाएंगी, वो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगी, तो वो इंडियन मार्केट में महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका शेयर कम होगा और इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स का शेयर बढ़ेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? एम्यूरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ऐसे क्या 3 फीचर्स है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के? सबसे पहला फीचर है कि जो एमएनसीज होती हैं वो कंपनी होती है जिनका प्रोडक्शन यूनिट एक से ज्यादा कंट्रीज में स्टेब्लिश होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एमएनसीज होती हैं वो अपना प्रोडक्शन यूनिट वहां पे स्टेब्लिश करती है जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है और प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं। तो मेनली जो ये सब कंपनीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में ही अपने प्रोडक्शन यूनिट लगाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर भी मेरे को स्किल मिल जाएगा और लो कॉस्ट में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है आपका, कि आपके जो लेबर हो, जैसे मैं आपको बताया कि जो रिसोर्सेस हो, जो लेबर हो, वो बहुत ही सस्ते तरीके से अवेलेबल हो जाए इनसाइड द मार्केट, ठीक है। तो ये 3 मेन फीचर्स होते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के, जो वो एक प्रोडक्शन यूनिट एक कंट्री में लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? How has globalization created new opportunities for companies providing services in India? कैसे ग्लोबलाइजेशन ने नई नई अपॉर्चुनिटीज दी हैं उस कंपनी को जो इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहला, द ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग
services, particularly those involving IT sector. IT सेक्टर में जितना 20 साल में रिफॉर्म हुआ है इंडिया में, जितना IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, उतनी लगभग कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो IT सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पूरे वर्ल्ड में। हमारा जो बैंकिंग सर्विसेज है उनकी वो भी पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये पावर होती है IT की। फिर उसके बाद सेकेंड जो है, द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर अ लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर द सम एग्जांपल्स। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडिया में आज से 20 साल पहले जो कॉल सेंटर्स जो थे वो इंडिया में लगना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो बाहर की IT कंपनीज हैं उन्होंने दो तीन चीज देखी थी। क्या? उन्हें ऐसे डेवलपिंग नेशन चाहिए था जहाँ पे यूथ ज्यादा हो, प्लस यूथ उनकी लैंग्वेज बोलता हो। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में कौन सी मेजरली लैंग्वेज बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है, तो वो इंग्लिश बोल पाए। तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री था जहां पे यूथ बहुत ज्यादा था, प्लस यूथ आईटी के तरफ बहुत फैसिनेटेड था, कंप्यूटर साइंस करने का जज्बा था। ठीक है, आज से 20 साल पहले। फिर उसके बाद तीसरा चीज ये था कि यूथ जो था वो स्किल था, वो इंग्लिश स्पीकिंग था, प्लस उनकी जो सैलरी थी वो बहुत चीप थी। तो जिसकी वजह से जो IT कंपनीज थी वो इंडिया में आके अपना कॉल सेंटर्स लगाती थी। ठीक है, या बाकी के आप देख लो कि सर्विसेज जैसे प्रोवाइड करती थी वो डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, चलो, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? वेयर डू MNCs सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट? ये मैंने अभी डिस्कस किया है कि MNCs कौन से कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी। MNCs उसी कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी सबसे पहले जहां पे, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जहां पे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी, ठीक है, और प्रॉफिट ज्यादा मिलने लगे। ठीक है, दूसरी चीज कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो एक इन्वेस्टर को फेवरेबल होनी चाहिए, बिजनेसेस के लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल होना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। वहां पे जाके MNC अपना प्रोडक्शन यूनिट बैठाएगी। तीसरा ये चीज कि वहां की जो लेबर हो वो स्किल्ड हो, ठीक है, वो उनकी लैंग्वेज समझ पाए, प्लस उनकी जो कॉस्ट है वो, उनकी जो सैलरी है वो कम होनी चाहिए, मतलब वो चीप होनी चाहिए एज कंपेयर टू देयर ओन कंट्री, मतलब डेवलप कंट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, और फिर उसके बाद जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, ये सब अवेलेबल होना चाहिए उस कंट्री में फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ दैट यूनिट। ठीक है, फिर उसके चौथा जो है कि जो मार्केट में उन्हें माल बेचना है वो मार्केट एक टाइप की मैच्योर मार्केट होनी चाहिए, वो मार्केट उनका माल एक्सेप्ट करना चाहिए, और मार्केट के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उनका माल खरीद पाए, तभी वो अपना प्रोडक्शन यूनिट उस कंट्री में खोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गए? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? एक्सप्लेन द 3 एग्जांपल्स हाउ द, ये मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, देखो यही सब मेन क्वेश्चन है, इसलिए ना बार बार आ रहे हैं। ठीक है, यही सब मेन क्वेश्चन है जो बार बार आएंगे, और ये 30 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, अगर 30 क्वेश्चन कर लिए ना ये चैप्टर के, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, कोई भी एक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बी शेयर बेटर? ठीक है, एक्सप्लेन। तो ये भी वही चीज है जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन की है, चार क्वेश्चन पहले ही ये वाला क्वेश्चन आया था। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट कैसे हम लोग बेटर तरीके से शेयर कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो हमारे नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे नेशन के अमीर लोग को प्रोटेक्ट करे, हमारे नेशन के सभी लोग को प्रोटेक्ट कर पाए, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। ओके, अगर वैसी पॉलिसी नहीं होगी तो फिर रिच जो लोग हैं वो पुअर लोग को या मिडिल क्लास लोग को एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगे। ठीक है, उनकी मोनोपोली बन जाएगी पूरे मार्केट में। फिर सेकेंड चीज क्या है?
सेकेंड चीज ये है कि गवर्नमेंट इंश्योर करनी चाहिए कि जो लेबर लॉज उन्हें इम्प्लीमेंट किए हैं वो सारी कंपनीज को मानना ही पड़ेगा, भले ही वो इंडियन हो या अमेरिकन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर सारी कंपनीज को मानना ही पड़ेगा। इतना स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज होने चाहिए, ठीक है, जिससे लेबर्स को भी अपना राइट मिल पाए, उनको एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है कि गवर्नमेंट को जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे ओपन मार्केट में, उनको एक टाइप का ग्रांट देना चाहिए, एक टाइप का डिस्काउंट देना चाहिए, और तब तक देना चाहिए जब तक वो इतने स्ट्रांग इनफ ना हो जाए कि वो ओपन मार्केट में जाके खुद से मुकाबला कर पाए, ठीक है। चौथा कि जो बाहर के इंपोर्ट गुड्स हैं उनके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, और जो मेड इन इंडिया मतलब जो इंडिया में जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको ज्यादा केयर करना चाहिए, उनको ज्यादा अपलिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली बोलूँ तो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। एनुमरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये भी हमने किया है कि ऐसे क्या 3 फीचर्स है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एक कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलती है, ठीक है। पहला ये है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती क्या है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिनका प्रोडक्शन यूनिट एक से ज्यादा कंट्रीज में स्टेब्लिश्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा चीज ये है कि वो जो अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिस जहाँ पे सेटअप करेंगी वो ऐसी जगह होंगी जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स हो, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे हो, सस्ती हो, फिर उसके बाद आपका वाटर भी अवेलेबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेटअप है उनका प्रोडक्शन यूनिट का वो वहाँ पे होगा जहाँ पे कॉस्ट कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और प्रॉफिट्स ज़्यादा हो, ठीक है। चौथी कि एमएनसी हमेशा वो चीज वो कंट्री देखेगी जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो। सेकेंड, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो जहाँ पे उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक्सीलेंट हो कि उनका कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट हो, ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट ना हो। और तीसरा चीज़ ये है कि जो एमएनसीज है उनको स्किल लेबर मिले एट लो कॉस्ट, ठीक है। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का पर्टिकुलरली इन इंडिया, ये हम लोग क्रिटिकली अभी एग्जामिन करेंगे। ओके, सबसे पहला ये हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई हैं उसकी वजह से जो कंपटीशन है लोकल प्रोड्यूसर्स को और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को वो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दिया है, ठीक है। सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब सिक्योरिटी बहुत कम हो गई है। कैसे? देखो, आज क्या है कि टेक्नोलॉजी बराबर फटाफट एकदम बदल रही है, ठीक है। तो जो आदमी आज के दौर पे सीख नहीं रहा है ना तो वो एकदम पीछे छूट जाएगा। ओके, तो आज जो कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है वही आगे बढ़ पाएगा। आज जो आदमी जॉब कर रहा है जिस प्रोफाइल में, जरूरी नहीं ना हो कि आज से 10 साल बाद वो प्रोफाइल रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि इतना जल्दी जॉब चेंज हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से शुरू में जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा हेवी तरीके से हुआ है, क्योंकि जो ग्लोबल कंपनीज थी जब वो इंडिया में आती थी तो इंडियन गवर्नमेंट की इतनी सुनती नहीं थी, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इतने अच्छे से लेबर्स लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किए थे जिसकी वजह से लेबर्स को अपना हक नहीं मिल पाता था और लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। ओके, पहले वो कंडीशन थी, अब नहीं है उतनी अच्छी, अब कंडीशन काफ़ी बेहतर हो गई है। ओके, फिर उसके बाद जैसे सेकेंड वाले में बताया कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स और लो वेजेस मिलते थे वर्कर्स को। ओके, तो बेसिकली वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। फिर उसके बाद एक्सपांशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ग्लोबलाइजेशन के से बड़ा है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ पीपल। अगर बाहर के फिरंगी लोग एक जगह में आते हैं और वो जगह को ज्यादा ज्यादा विजिट करते हैं तो क्या होता है, छोटी छोटी शॉप्स खुल जाती है आजू बाजू, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ते आ रहा है, ठीक है। जो चीज अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी है। ओके, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में बहुत अच्छा है मगर टैक्स कलेक्शन नहीं होता है, उसकी वजह से गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर आईटी सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबसे ज्यादा जिसको फायदा हुआ है जिस सेक्टर को, वो है आईटी सेक्टर।
आईटी सेक्टर एक तरीके से बूम में है, ठीक है, आज भी बूम में है, 20 साल पहले भी बूम था और ये हमेशा रहने वाला है। ओके। और ग्लोबलाइजेशन के जैसे मैं बोल सकता हूँ आईटी सेक्टर को बूम हुआ, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर को बूम हुआ है, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर को कैसे बूम हुआ है, पहले के टाइम में मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज से 8-10 साल पहले जब मैं ये 10th में था, आज से 10 साल पहले, तब 10th में कोई भी ट्यूशन में जाने के लिए उस वक्त 30 से 40 हजार रुपए लगते थे 5 सब्जेक्ट के, ठीक है। और 11-12 पढ़ने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे को देने पड़ते थे, जो आज की वैल्यू में 4 से 5 लाख हो गई है। मगर आज आप लोग को ये ऑप्शन है कि अगर आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है ऑनलाइन में सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए साल में, तो कौन सा आप बेहतर लोगे, आप साल का 2 साल का 5 से 6 लाख रुपए दोगे या साल का सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए में पढ़ोगे, ये आपके ऊपर डिसाइड करना है। क्योंकि आज आईटी के वजह से, टेलीकम्युनिकेशन के वजह से जो पैकेजेस हैं, जो डेटा है, वो बहुत ही सस्ता हो गया है और आप घर में बैठे बैठे क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तीसरा ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया एक ऐसी कंट्री उभर के आया है जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज्यादा हुआ है। खासकर मैं अगर 3 साल का आपको डेटा बताऊं तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल कंट्रीज फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 3 साल में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं और इंडियन स्टार्टअप्स ने अपना मुकाम ऐसा हासिल किया है कि लोग चाहते हैं, फॉरेनर्स चाहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स में जाके मैं इन्वेस्ट करूं। ओके, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियंस की लाइफ में क्या अफेक्ट है, मतलब इंडियन की लाइफ में क्या चेंज आया है, ये आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताना है, ठीक है। देखो, एडवांटेजेस इंडियन की लाइफ में आया है और डिसएडवांटेजेस भी आया है। एडवांटेजेस उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आया है जहां पे जहां पे जो पैसा है वो उनके पास काफी था, ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट में वैरायटी ऑफ चॉइसेस आएंगे उतना कॉस्ट जो है वो कम जाएगा। तो जिनके यहाँ पैसा था उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, उनको घर पे बैठे बैठे वैरायटी ऑफ गुड्स मिलने लग गए। मगर जो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, स्मॉल कंज्यूमर्स थे, सॉरी, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, स्मॉल फार्मर्स थे, उन लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो गई क्योंकि उनको कंपटीशन बहुत टफ मिल गया। ओके, इसका फेमस मैं एग्जांपल बोल सकता हूं आपको, जैसे कि अगर आपसे बुक से रिलेटेड बोलूं तो इंडियन टॉय इंडस्ट्री ले लो। इंडियन टॉय इंडस्ट्री 70% जो है मार्केट, वो इंडियन टॉय मार्केट का 70% इज कैप्चर्ड बाय चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। अब ऐसी तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि 70% किसी और देश के हाथ में है हमारी इंडस्ट्री। ओके, वैसा देखने के लिए सही नहीं है, मगर जो कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे, एक लोकल आदमी के पर्सपेक्टिव में जो अपने बच्चे के लिए टॉय खरीदने जा रहा है, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसको एक सस्ते में सस्ता टॉय इंडियन मार्केट में मिल जा रहा है, और भी बहुत ही एक क्वालिटी दाम में, ठीक है। तो ये उनके लिए अच्छा हुआ है, मगर पूरा इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है। ओके, सेकेंड आप देख सकते हो वाइडर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर्स। वाइडर वेराइटी ऑफ चॉइस जैसे मैंने आपको बता दिया कंज्यूमर्स को मिला है। अगर आप जाओगे यार डीमार्ट में या किधर भी जाओगे तो आपको इतनी सारी चॉकलेट्स मिलेंगी कि मतलब आधे सारे चॉकलेट का तो नाम भी नहीं पता है मेरे को, ठीक है। मैं पहले पहले बहुत चॉकलेट खाता था, आज से 10-12 साल पहले जब मैं तो 7वीं 8वीं में था, और चॉकलेट का इतना मेरे को उस वक्त तो पैसे होते नहीं थे और चॉकलेट का इतनी मिलती भी नहीं थी मार्केट में। वो एक मैंगो बाइट होती थी, संतरे की चॉकलेट होती थी, वही खाते थे हम, ठीक है। मगर आज देखोगे तो इतनी सस्ती चॉकलेट मिलने लगी और इतनी वेराइटी और इतनी क्वालिटी ऑफ चॉकलेट्स मिलने लगी है कि मतलब सोचता हूँ ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सब ले लूँ, ठीक है। तो ये फायदा हुआ है कंज्यूमर्स को। ओके, तीसरा जो मैंने आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट की क्वालिटीज बहुत चेंज हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम प्रीमियम हो गई है और कॉस्ट भी एकदम लो हो गया है, ठीक है। तो ये फायदा हुआ है इंडियंस को, ठीक है। चलो, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो मोबाइल्स का। मोबाइल में जो 40 से 50% जो मार्केट है वो चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चर ने लिया हुआ है, और चाइनीज मोबाइल इंडिया में बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ मोबाइल्स तो बहुत उम्दा क्वालिटी के मिलते हैं आपको 8-10 हजार में।
आप सैमसंग ले लो या फिर Xiaomi ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ उनके मोबाइल आज से अगर 20 साल पहले देखोगे तो 8-10 हजार में मोबाइल मिलते ही नहीं थे, अवेलेबल ही नहीं थे, और जो अवेलेबल थे वो रिच लोग यूज करते थे, ठीक है। मगर आज देखोगे आप तो हर कोई आदमी, अगर कोई पान बेचने वाला भी है ना, तो वो भी 8 से 10 हजार का मिनिमम मोबाइल ले रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल की अवेलेबिलिटी इतनी सस्ती हो गई है कि हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है। ओके, चलो, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये जो स्टेटमेंट दिया है कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है वो इंडिया में, वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ है, मतलब वो सबके लिए सेम नहीं रहा है, किसके लिए बहुत अच्छा हुआ है, किसके लिए बहुत गंदा हुआ है, इसको एग्जांपल्स के तौर पे हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहला आपको यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, while the globalization has benefited the well of consumers and also the producers with skill, education and wealth, many small producers and workers have suffered as a result of a rising competition. ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया में आया, इंडिया में जब फॉरेन कंपनीज आई, अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया में आई, तो सबसे ज्यादा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को बहुत फायदा हुआ इंडिया में। किसको? जो कमाते अच्छा थे, ठीक है, जो कॉर्पोरेट जॉब करते थे, वो प्रोड्यूसर्स जो सीखना चाहते थे, उन लोग को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि वो सीख सीख के आगे बढ़ गए। वो कंज्यूमर्स को बहुत फायदा हुआ है जिनके पास पहले से ही पैसा था, क्योंकि उनको तो कम दाम में इतना वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिल गई कि वो सब खरीद सकते थे, ठीक है। मगर ऐसा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी था जिनको इतना फायदा नहीं हुआ है, जिनको डिसएडवांटेज ज्यादा हुआ है। कौन थे वो लोग थे, वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, वो कस्टमर्स थे जिनके पास परचेसिंग पावर नहीं था खरीदने का। सेकेंड, वो प्रोड्यूसर्स थे जिनके पास इतना परचेसिंग, जितना प्रोडक्शन पावर नहीं था जो प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, वो कंपटीशन दे पाए मल्टीनेशनल कंपनीज को, ठीक है। तो नुकसान भी हुआ है, फायदा भी हुआ है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? रिमूवल of trade barriers and liberalization policies of the governments to facilitate globalization have hit the local producers and manufacturers hard. जब से 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन हुआ है, मार्केट मतलब मार्केट जब खोला गया गवर्नमेंट की तरफ से, जब गवर्नमेंट ने इनवाइट किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में, तब से लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इतना फायदा नहीं हुआ है, वो लोग को बहुत ही नुकसान हुआ है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। क्यों हुआ है उन्हें? वो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें कम दाम में कॉम्पिटिशन्स बहुत मिले, क्योंकि जब बड़ा कंपनी एक मार्केट में उतरता है तो उसके बाद तो पैसा है, वो तो खर्च करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उसका पैसा बहुत है, वो पानी की तरह भागेगा। मगर जो छोटा कंज्यूमर होता है उसके इतना पैसा, छोटा जो प्रोड्यूसर होता है उसके इतना पैसा नहीं होता है, तो वो कुछ भी करके मार्केट में अपना माल को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका मार्केट का जो शेयर है वो कम होता है, लोग उसका माल खरीदते नहीं, और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि उसको अपनी कंपनी शट डाउन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर हटाने से और लिबरलाइजेशन करने से ये नुकसान हुआ है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव चेंज द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स। देखो, मैं हमेशा मानता हूं कि कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, ठीक है। जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा तो आप अपने आप में एडवांसमेंट नहीं कर पाओगे, और जब आप एडवांसमेंट नहीं कर पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही चीज मार्केट की भी है, मार्केट का यही नियम है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, उस कंपटीशन में आपको उतरना पड़ेगा। बिना कंपटीशन में उतरे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये मैं आपको भी बोलता हूँ कि अब आप टेंथ की एग्जाम दोगे, जो लोग भी टेंथ से एग्जाम से डर रहे हैं उसको डरने की बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, और एक महीने में अगर पढ़ाई नहीं हो तो एक महीने में करके दिखाना है। यही तो कंपटीशन है, अगर यही नहीं करोगे तो कब तक आप छुपोगे, ठीक है। तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा कभी ना कभी तो। ओके, समझ में आया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? What are the special economic zone SCZ and why is the government setting up SCZ? ठीक है, सबसे पहले SCZ होता क्या है? SCZ stands for Special Economic Zones। ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, जहां पे
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा दी जाती है जिसकी वजह से कंपनीज वहाँ पे आए, वहाँ पे अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाए और फिर वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप हो। ठीक है, अब गवर्नमेंट इतना क्यों फोकस कर रही है SCZ के ऊपर? वो इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि जहाँ पे SCZ मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पे बढ़ेंगे वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा, वहाँ पे जो लाइफ है लोगों का वो बहुत ही चेंज हो जाएगा। आपको अगर फेमस एग्जांपल दूं इंडिया का, तो इंडिया का इकोनॉमिक हब बोला जाता है मुंबई को। क्यों? क्योंकि मुंबई में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मुंबई एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही है भाई। यहाँ पे हर कोई काम करता है। यहाँ पे जो फ्री बैठा रहता है ना वो मर जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे काम करना जरूरी है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोगों का जो वेल्थ है, जो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लोगे तो पुणे हो गया। पुणे इज IT हब। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था वो IT के लिए बनाया गया था। बैंगलोर इज IT हब ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे पॉलिसीज ऐसी है, वहां पे कल्चरल जो एडवांसमेंट है वो इतना हुआ है, जो सिटी का एडवांसमेंट इतना हो गया कि वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये फायदा होता है SCZ बनाने का। चेन्नई को देख लो, चेन्नई में हर एक कंपनी का आपको फैक्ट्रीज मिल जाएंगी। ठीक है, हर एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी की फैक्ट्रीज आपको मिल जाएंगी चेन्नई में। क्यों? क्योंकि चेन्नई में वहाँ की गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया है, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज या इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज वहां पे आके सेटअप हुई हैं। गुजरात को देख लो, पूरा का पूरा गुजरात धंधे में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि गुजरात में ऐसे कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ाई जाती है। इंडिया का 25% जो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, केमिकल बिजनेस है, वो गुजरात से होता है। क्यों? क्योंकि गुजरात में केमिकल पूरी इंडस्ट्रीज बिठा के रखी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बिठा के रखी है। ठीक है, उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। ये एक टाइप के ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे कंपनीज आके अपनी सेटअप करती है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जितने ज्यादा SCZ होंगे, जितने ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगे इंडिया में, उतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, उतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा इंडियंस का। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, so now moving on to the next question, which is question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है? वही है, सेम ही है। अच्छा, ये दो बार रिपीट हो गया। ओके, ये दो बार रिपीट हो गया है, गलती से हो गया होगा रिपीट। ठीक है, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? द फॉरेन ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स इन दिस रिगार्ड। क्यों फॉरेन ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन के लिए? इसको हमें एक्सप्लेन करना है 3 पॉइंट में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि फॉरेन ट्रेड इंप्लाइज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप जब व्यापार करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो एक दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उसके ऐसे क्या होता है, जो एक दूसरे कंट्री का जो मार्केट है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरलिंक्ड होता है। जितना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जितना ज्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उतना ज्यादा दोनों कंट्रीज की जो मार्केट है वो इंटरलिंक्ड होगी और ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंड है, इट हेल्प्स टू एक्सपांड द साइज ऑफ द मार्केट फॉर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, वो अपने माल सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी, अपने माल को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्शन यूनिट दूसरी कंट्रीज में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अपना जो मार्केट साइज है उनका वो दूसरी कंट्रीज में भी बढ़ा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर्स कैन गेट कमोडिटीज प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स जो हैं, सॉरी, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो हैं, उन्हें अपनी जो कमोडिटीज हैं वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं या उन्हें मिल सकती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स अगर आज चाहे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स भी हो, मगर उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, तो उसका माल इंडिया में तो बिकेगा ही, मगर इंडिया के साथ साथ वो दुबई में, USA में, यूरोप में भी बेच सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट की कॉमोडिटी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा होगा, कंज्यूमर्स को भी कंपटीशन, वहां पे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिशन इतनी बढ़ेंगी कि कंज्यूमर्स को भी लो प्राइस में एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए फायदा है। फिर उसके बाद
इट वर्क्स टू इंटीग्रेट द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन ट्रेड का मतलब ही यही होता है कि जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा गुड एंड सर्विसेज का दोनों कंट्रीज के मार्केट में, उतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा दोनों कंट्रीज की जो मार्केट है वो इंटीग्रेट होगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 21। So question number 21 says describe the role of technology in promoting globalization process। टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला रोल रहा है कि फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स होने लग गई है एट लॉन्ग डिस्टेंसेस एट लो कॉस्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल आप बेस्ट ले सकते हो अमेजोन। अगर आज मेरे को कुछ भी मोबाइल मंगाना हो, ठीक है, तो मैं घर में बैठे बैठे एक ऑर्डर करूंगा अमेजोन में और अमेजोन में फ्री डिलीवरी हो जाएगी मोबाइल की। क्यों? वो भी एकदम फास्ट तरीका। अगर आप प्राइम मेंबर हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स होने लग गई है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एट लो कॉस्ट। अगर आज मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईटी से रिलेटेड देखूँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही देखते हैं कि अगर आज मेरे को एक सिर्फ कॉल करना हो, ठीक है, फॉरेन फॉरेन में मेरे को अपने रिश्तेदार से, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उसके व्हाट्सएप में कॉल करूंगा, सीधा उनसे बात कर सकता हूँ। मगर आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। आईएसडी जो था इंटरनेशनल कॉलिंग, वो इतना महंगा था कि आम आम आदमी उसको अफोर्ड कर ही नहीं पाता था। ठीक है, तो ये फायदा हुआ आपका टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने से। ओके, सेकेंड आपका ये आया है कि रिमार्केबल डेवलपमेंट इन द सेक्टर्स लाइक इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बूम हुआ है कुछ सालों में ही टेक्नोलॉजी की वजह से, और जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। बहुत अच्छा फेमस एग्जांपल आप कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का ले सकते हो जो आईटी में हो। जैसे कि आप फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, फिर उसके बाद टेलीग्राम ले लो। आज एक आम जनता भी यूट्यूब को कैसे भूल सकते हैं भाई, यूट्यूब तो सबसे बड़ा है। ठीक है, आज आम जनता भी अगर मेहनत करे तो एक सेलिब्रिटी बन सकता है। वो इसीलिए बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। यार इंस्टाग्राम के स्टार्स हैं, टिकटॉकर स्टार्स थे, मगर थे ना। फिर उसके बाद फेसबुक में लोग फेमस है, ट्विटर में लोगों को ब्लू टिक है। फिर उसके बाद आप यूट्यूब स्टार्स बन सकते हो। यूट्यूब में लोगों के करोड़ों करोड़ों सब्सक्राइबर होते हैं अगर आप कंटेंट अच्छा दो। ठीक है, जैसे कि भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कुछ भी बड़ा नाम ले लो आप कोई भी फील्ड में। ठीक है, तो ये सब क्यों हो पा रहा है? ये हो पा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अफोर्डेबल हो गया है इंडियंस के लिए। प्लस आप टेलीकम्युनिकेशन में देखोगे रिवॉल्यूशन आया है आज से सिर्फ 6 साल पहले ही। कौन लाया था? जियो। जियो जब से आया 2016 में, 15-16 में जियो आया था। तो जब से जियो आया इंडिया में प्रमोट किया गया, तो क्या हुआ था? पहले 1 साल पूरा फ्री, जो सिम है पूरा फ्री में बांटा गया 4G का। ठीक है, अब होता क्या था उस वक्त कि लोगों के पास 2014 तक भी इतने अच्छे मोबाइल फोन्स नहीं थे सबके पास। मगर जैसे जैसे 4G सिम बढ़ने लगा तो जो प्रोडक्शन है 4G मोबाइल का वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, उसकी डिमांड बढ़ने लगी, तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम होने लगी। ठीक है, जिसकी वजह से आज सबके पास 4G फोन है, सबके पास कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन इतना सस्ता है, पैकेजेस इतने सस्ते हैं कि लोग आजकल ये भी नहीं देखते कि इंटरनेट चालू है बंद है। वरना एक टाइम ऐसा था आज से 10 साल 11 साल पहले कि हम लोग जब इंटरनेट यूज करते थे तो हम रात के 12 बजे का इंटरनेट यूज करते थे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट 50% सस्ता होता था। ठीक है, तो ये फायदा हुआ है टेक्नोलॉजी का। ओके, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22। Do multinational corporations (MNCs) set up their offices and factories in the certain areas only? Explain the 5 reasons। ऐसे कौन से 5 रीजन हैं जिसके वजह से एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो अपने ऑफिसेज सेटअप करती हैं या फैक्ट्री सेटअप करती है सर्टेन एरियाज में? ऐसे कौन से 5 रीजन हैं? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कोई भी एक कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्शन यूनिट या अपना ऑफिसेज वहीं खोलेगी जहाँ पे सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स हो। ठीक है, उनके जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो बहुत ही इजी अवेलेबल हो। सेकेंड, वहाँ पे जो लेबर हो वो चीप हो प्लस स्किल्ड भी हो। ठीक है,
थर्ड क्या है, थर्ड आपका है कि जो प्रोडक्शन जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हो, फिर उसके वहाँ पे वाटर सस्ता हो, 24/7 आता हो, इलेक्ट्रिसिटी भी 24/7 अवेलेबल हो। ठीक है, फिर इसके बाद ऑप्शन डी है स्मॉल कंपनीज आर अवेलेबल, वहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज पहले से अवेलेबल हो, जिससे अगर आप जैसे अगर आप टाटा मोटर्स को देखोगे तो टाटा मोटर्स पूरी कार थोड़ी ना खुद से बनाता है, उसकी जमशेदपुर में बहुत छोटी 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 जो कंपनीज है, एक को बोलता है तू ये पिन, तू स्टेयरिंग बना, तू टायर बना, एक को बोलेगा तू कुछ पार्ट्स बना, तो ऐसे बहुत सारे लोग को बोलता है तू ये पार्ट बना, मेरे को असेंबल करके दे, और वो सिर्फ पार्ट्स लाएगा, असेंबल करेगा, अपना थप्पा लगाएगा और बेच देगा। तो यही करते हैं लोग, जो बड़ी कंपनी होती है छोटी कंपनीज को बोलती है तुम बनाओ, हम सिर्फ थप्पा लगा के बेचेंगे। ठीक है, फिर उसके आखिरी जो पॉइंट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब तक नहीं आएगी कोई एक इंडिया में, तभी तक नहीं आएगी जब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हो वो इन्वेस्टर्स के फेवरेबल में ना हो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेसेस को फेवर करती हैं तब कोई भी कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहेगी, क्योंकि इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया में आज भी जो लेबर की कॉस्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज। ठीक है, प्लस इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है। ओके, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। So question number 23 says, how have our markets been transformed in the recent years? कुछ ही सालों में हमारा जो इंडियन मार्केट है वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो ये कैसे हुआ, इसकी तरह कुछ एग्जांपल्स से हम लोग एक्सप्लेन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि जब से टेक्नोलॉजी आया है, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है इंडिया में, ठीक है, 1990s में लिबरलाइजेशन हुआ था, गवर्नमेंट ने जो ट्रेड बैरियर्स से जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव किए थे, हमारी जो मार्केट है उसको ओपन की थी, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में आना शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जैसी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई तो इंडियन प्रोडक्ट्स तो थे ही लोगों के पास, मगर फॉरेन प्रोडक्ट्स भी आने लग गए, तो उसकी वजह से वेराइटी ऑफ चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एकदम बढ़ने लग गई। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला आपका एग्जांपल है मोबाइल फोन्स। आज से अगर 20 साल पहले आप देखोगे तो मोबाइल फोन्स की इतनी वेराइटी नहीं होती थी। ठीक है, और जो मोबाइल फोन्स की क्वालिटी भी होती थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। जैसे मैं अपना अगर पर्सनल आपको एग्जांपल बताऊं, तो जब मैं 10th से पास होकर 11th में गया था तो पापा ने मेरे को एक फोन दिया था। ठीक है, वो फोन था नोकिया X3। ठीक है, स्लाइडर फोन था। ठीक है, और एंड्रॉयड भी नहीं था वो, और उस वक्त उस फोन की कॉस्ट थी 8,000 रुपए। ठीक है, और वो हमने EMI में लिया था। अब कट टू 10 साल बाद, आज आज अगर आप देखोगे तो 8,000 रुपए में इतना क्वालिटी फोन आ जाता है, और मतलब 2-3 हज़ार रुपए में ही आपको एंड्रॉयड फोन आना शुरू हो जाएगा। तो अब सोचो कितना मार्केट ट्रांसफॉर्म हो गया है कि एंड्रॉयड फोन जो आज से 10 साल पहले मार्केट में मिलते ही नहीं थे 8-10 हज़ार के, वो आज 2-3 हज़ार रुपए में, 3-4 हज़ार रुपए में आपको एंड्रॉयड फोन मिलने लग गए, वो भी एकदम क्वालिटी टाइप के एंड्रॉयड फोन। ठीक है, तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन आया है मोबाइल सेक्टर में। सेकेंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल मतलब कार इंडस्ट्री में। ठीक है, कार, बाइक इंडस्ट्री, टू व्हीलर इंडस्ट्री, स्कूटी की इंडस्ट्री, उन सब में अगर आज से अगर आप 10-20 साल पहले देखोगे तो इतने वैरायटी ऑफ कार्स नहीं मिलते थे। तो कार्स की जो प्राइजेस थी वो काफी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू टूडेज। अगर आज वही प्राइस में अगर हम लोग कार लेने जाएंगे तो हमें कार अच्छी क्वालिटी की भी मिलेगी, प्लस उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स भी होंगे, प्लस वो सेफ्टी के पर्पज से भी ज़्यादा अच्छी होगी, प्लस हमें उसी रेंज में ज़्यादा वेराइटी ऑफ कार्स भी मिल पाएंगे। वो इसलिए बिकॉज ऑफ द आवर मार्केट हैज बीन ट्रांसफॉर्म इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ओके, अब तीसरी और ये मेरी फेवरेट चीज है, क्या है कि जब बचपन में मेरे को चॉकलेट चॉकलेट सबको पसंद होती थी, मेरे को भी पसंद होती थी। ठीक है, तो फेरेरो रोशर करके एक चॉकलेट आती थी जो बहुत महंगी थी तभी। ओके, और सब जगह नहीं मिलती थी। ओके, गाँव में नहीं मिलती थी, किधर भी नहीं मिलती थी, सिर्फ शहर में, मेन शहर में मिलती थी। हम लोग गाँव में रहते थे। ओके, तो चॉकलेट्स की अवेलेबिलिटी के नाम पे सिर्फ संतरा वाली चॉकलेट मिलती थी और छोटी छोटी मैंगो बाइट मिलती थी। मगर आज अगर आप देखोगे तो आपको फॉरेन चॉकलेट्स भी मिलने लग जाएगी छोटे छोटे शहर में,
प्लस इंडियन चॉकलेट्स भी मिलेंगी और इतना अच्छा कंपटीशन है कि आपको जो चॉकलेट के जो दाम है वो भी काफ़ी फेवरेबल दाम में अच्छी प्रीमियम चॉकलेट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि कैसे हमारी इंडियन मार्केट कुछ ही सालों में इतना ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ओके, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स दैट प्रमोट द एमएनसीज टू सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट इन द पर्टिकुलर स्पेस। ये क्वेश्चन हम 4-5 बार डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग ये सोचोगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं मगर क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। वो इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तो आप देख सकते हो कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस साल भी एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ऐसे कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो एमएनसी देखती है एक कंट्री में अपना पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला है कि जो प्रोडक्शन यूनिट वो सेटअप कर रही है क्या उसका मार्केट उस देश में है या नहीं है। ओके, सेकेंड वो देखेगी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स वो है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, फिर उसका वाटर 24 घंटे मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, फिर तीसरा आपका है कि गवर्नमेंट की लिबरलाइज्ड पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या एक इन्वेस्टर के लिए, क्या एक कंपनी के लिए फेवरेबल है या नहीं है। इसका मतलब क्या गवर्नमेंट बिजनेसेस को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, चौथा SCZ, क्या उस देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहां पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पहले से सेटअप हो, हमें सिर्फ आए और हम अपना ऑफिस सेटअप करके तुरंत बिजनेस करना शुरू कर दे, ऐसी फैसिलिटीज हैं कंट्री में या नहीं है, ये देखती हैं। फिर आप पांचवा देखोगे कि वहाँ की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कितने अच्छे हैं। अगर सेफ्टी मेजर्स अच्छे नहीं होंगे तो हर कंपनी अपने हिसाब से सब कुछ करेगी। ठीक है, तो लेबर लॉज, सेफ्टी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंट्री में होने चाहिए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और हर एक कंपनी भले वो इंडियन हो या फॉरेन कंपनीज हो, सबको उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और चौथा और लास्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज क्या स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी है। और स्किल लेबर होना ही काफी नहीं है, कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट जितना ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू मेक ट्रेड मोर फेयर बिटवीन द कंट्रीज। ऐसे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो और फेयर तरीके से हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है बिफोर इम्पोजिंग अ ट्रेड बैरियर द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, जितना कम हो उतना कम हम लोग को ट्रेड बैरियर्स लगाना चाहिए, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स से दोनों के मार्केट में, दोनों कंट्रीज के मार्केट में बहुत नुकसान होता है और खासकर उनके कंज्यूमर्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो दोनों के इंटरेस्ट में ट्रेड बैरियर्स को कम करना चाहिए और उसके साथ साथ बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए। ओके, सेकेंड, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो डेवलप कंट्रीज है उनके लिए अलग से कोई रूल हो और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग से रूल हो। नहीं, अगर रूल्स इंटरनेशनल रूल्स हैं तो सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा, सबका लॉ एंड ऑर्डर उसको पालन करना पड़ेगा, भले वो डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप कंट्रीज हो। फिर उसका नंबर सी है, ऑप्शन सी है आपका, एंश्योर दैट द डेवलप कंट्रीज डू नॉट रिटेन देयर ट्रेड बैरियर्स अनफेयरली। देखो क्या है कि आज अगर आप देखोगे तो डेवलप कंट्रीज के पास बहुत पावर है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि अपना पावर यूज करके वो ट्रेड को अपने तरफ से, अपने तरीके से पूरी दुनिया में चलाने लग जाए। ठीक है, और अपनी तरफ से जब भी मानो ट्रेड बैरियर लगा दिया, जब भी मानो हटा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अनफेयरली अनफेयरली यूज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए, सबको फेयर तरीके से यूज करना चाहिए। और जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ठीक है,
कि जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। फिर उसके बाद जो लेबर्स लॉज है, इंटरनेशनल लेबर लॉज, वो सब जगह सब कंट्रीज में प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर आखिरी में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उसको उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जब तक करना चाहिए कि जब तक वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हो जाए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना माल खुद से बेच पाए। ओके, समझ में आ गया? सो दिस वेर द स्टेप्स टू मेक ट्रेड मोर फेयर बिटवीन द कंट्रीज। ओके, so now moving on to the next question, which is question number 26. Question number 26 क्या दिया है? How MNCs controlling and spreading their production across the world. ठीक है, MNCs कैसे उनका खुद का जो प्रोडक्शन है वो पूरे दुनिया में कंट्रोल कर रही है और पूरी दुनिया में भेज रही है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, आज MNCs की इतनी पावर हो गई है, मगर अगर आप जाके गूगल में देखोगे ना कि व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ एप्पल, एप्पल की कितनी वैल्यू, एप्पल कंपनी की कितनी वैल्यू है, फेसबुक की कितनी वैल्यू है, तो इतनी बड़ी बड़ी अमेजोन की कितनी वैल्यू है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो चुकी हैं कि इनकी जो वैल्यू है ना वो एक कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू होल्ड करती है एक कंपनी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएनसी पूरे वर्ल्ड में कैसे अपने प्रोडक्शन यूनिट को स्प्रेड करती है और कंट्रोल करती है। सबसे पहले एमएनसी कोई भी कंट्री में जाएगी तो सबसे पहले ये देखेगी कि क्या उस कंट्री के मार्केट में जो कंज्यूमर है क्या वो मेरा माल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, दूसरा कि वो जो मार्केट है वो इतना मैच्योर होना चाहिए कि मैं जो अपना प्रोडक्शन यूनिट बाजू में लगाऊं तो मैं अपना माल ज्यादा से ज्यादा उधर बेच पाऊं। ओके, सेकेंड चीज कि एमएनसीज जो हैं वो लोकल कंपनीज के साथ सीधा पार्टनरशिप कर सकती है, तो उसके वजह से उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको पहले से एक मार्केट बनाया बनाया मिलेगा। ठीक है, एमएनसीज फिर वहां पे सेटअप करेंगी अपनी प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे ऑब्वियसली कि लेबर्स जो हैं वो सस्ते हो और ऊपर से स्किल्ड हो, जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, फिर उसके बाद आपका जो अगर आप नीचे जाओगे तो बर्मा, मलेशिया, ये सब कंट्रीज जो हैं यहाँ पे लेबर स्किल है, ऊपर से लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं वो large MNCs in developed countries place order for the production with the small producers। ठीक है, वो क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी जो MNCs होती हैं वो खुद का माल नहीं बनाती हैं, वो जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बोल देती है कि तुम मेरा माल बनाओ और फिर मैं अपने माल में सिर्फ अपना लेबर लगा के मार्केट में बेच दूंगी। तो ये क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि उनकी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है। अगर आप एग्जांपल लोगे फेमस कंपनी लाइक एप्पल, एप्पल कभी भी खुद का आईफोन नहीं बनाता है, वो एक थर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कॉल्ड एज फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन से अपना माल, अपना फोन बनवाता है, सिर्फ उसमें अपना एक एप्पल का ब्रांड लगाता है और बेच देता है, और सबको ऐसा लगता है कि एप्पल खुद का अपना माल बनाता है, मगर एप्पल अपना खुद का माल नहीं बनवाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ वन है कि दे हैव ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन द प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर द डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि आज इतनी बड़ी जो कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद व्हाट्सएप, फिर आप जो नाम लो, अमेजोन, ये सब इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, इनके पास इतना पावर है कि ये मतलब एक कंट्री में जाके पूरी उस कंट्री की मार्केट डिस्ट्रॉय कर सकती है। इनका वैल्यूएशन, इनका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एप्पल का जितना वैल्यू है ना, जितना एप्पल का वैल्यू है उतना हमारी कंट्री का जीडीपी है, तो पूरी एक एप्पल कंपनी हमारी कंट्री के जीडीपी के बराबर है। तो ये फर्क है, इतना पावर वो होल्ड करते हैं। फिर उसके बाद आखिरी है कि अगर कोई भी नई कंट्री में जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा है तो कुछ नहीं करते, वो उस कंपनी में जाके जो भी फेमस कंपनीज हैं जो उनके सेक्टर में फेमस है उनको डायरेक्टली वो लोग खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन मार देते हैं, प्लस एक साथ उनको पूरा जो मार्केट है वो भी उनको स्टेब्लिश मार्केट, स्टेब्लिश कस्टमर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी तरीके से एमएनसी अपनी प्रोडक्शन यूनिट और अपने जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको स्प्रेड करती है और कंट्रोल करती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 27।
एक्सप्लेन द 5 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के 5 ऐसे इफेक्ट्स बताओ। ठीक है, सबसे पहला है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें एमएनसीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा है। सेकेंड, कि एमएनसीज का इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। ठीक है, फिर उसकी वजह से जो इनर जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो भी बढ़ी है। ठीक है, होम ग्रोन स्टार्टअप कंपनीज भी बढ़ी हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। फिर उसके बाद आपका फोर्थ है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है लोगों का। लोगों को वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस ऑफ गुड्स भी मिला है। इंडियन मार्केट जो है वो काफी मैच्योर्ड मार्केट एक तरीके से हो गया है। ठीक है, और ऊपर से कॉम्पिटिशन्स भी बढ़े हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगे और विथ सिमिलर कॉस्ट और लो कॉस्ट। इसका फेमस एग्जांपल अगर आप मैं बोलूँ एजुकेशन में आज से 10 साल 15 साल पहले अगर आप सिर्फ ऑफलाइन एजुकेशन होता था। ठीक है, तो ऑफलाइन एजुकेशन की वजह से आदमी को मतलब अगर 11th 12th करना है और 10th करना है तो लगभग 6 लाख रुपए लगते थे। ठीक है, 11th 12th तो सिर्फ 10th करने के 5 से 6 लाख रुपए। मगर अगर आप चाहो तो आज ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है घर में बैठे बैठे, प्लस आपको वही चीज 5 से 10 हजार या 20 हजार में पूरा का पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये फायदा है कि कंपटीशन जितना ज्यादा बड़ा, टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ी, उतना ज्यादा कंज्यूमर्स को फायदा हुआ, उतना ज्यादा आपको फायदा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद सेवरल वर्कर्स रेंडेड जॉबलेस ड्यू टू शटडाउन ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे कंपटीशन बढ़ा है तो बड़ी कंपनीज जिनके यहाँ बहुत सारा पैसा है वो तो सरवाइव कर गई, मगर जो छोटी कंपनीज थी, जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए और अल्टीमेटली वहां से उन्हें अपनी फैक्ट्रीज शट डाउन करनी पड़ी और जो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज काम करते थे वो तो बेरोजगार हो गए। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी भी है, मगर कहीं कहीं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। ओके, तो ये दोनों बैलेंस है। ठीक है, चलो तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है? Explain any 5 facilities available in the special economic zone developed by the central and the state government to attract foreign investment। ऐसी क्या 5 फैसिलिटीज एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट? ठीक है, तो ऐसी क्या 5 फैसिलिटीज हैं? अगर आप पहली फैसिलिटीज देखोगे तो SCZ जो होता है, SCZ इज नोन फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं जहां पे आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जहां पे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना मतलब वहां पे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, फिर उसके वाटर होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट वहां पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाती है, फिर एजुकेशन फैसिलिटीज भी बनवाती है, वहां पे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पे जाके लोग पढ़ पाए। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन द SCZ डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर द इनिशियल पीरियड। ठीक है, जब SCZ बनता है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, अब वहां पे गवर्नमेंट क्या सोचती है? गवर्नमेंट बोलती है पहले इंडस्ट्री यहाँ पे आके सेटअप करे। तो इंडस्ट्री सेटअप करना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई गए बाहर से चिप्स लेके आ गए। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए एक कंपनी के मालिक को बहुत बहुत पैसा बहाना पड़ता है। ठीक है, और उसको ये भी नहीं पता होता कि क्या यहाँ पे मेरी इंडस्ट्री चल पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये डाउट तो हमेशा रहता ही है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई, तू अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर, मैं तेरे को बहुत ही सस्ते में लैंड दे रही हूँ। ठीक है, और तू मेरे को टैक्स भी पे मत कर कुछ सालों के लिए, मगर अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर। पहले पहले इंडस्ट्री सेटअप कर ले, प्रोडक्शन करना शुरू कर दे, थोड़ा प्रॉफिट बना ले, फिर मैं आराम से 5-10 साल बाद जाके तेरे से टैक्स लेना शुरू करूंगी। ठीक है, तो उससे एक ऑनर को भी लगता है कि हाँ भाई मेरे पास 8-10 साल है, मैं आराम से अपना प्रोडक्शन करके अपना धंधा बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। सेकेंड,
वहाँ का जो वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सडनली राइज होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ की जो मतलब वहाँ का जो हायरिंग, मतलब वहाँ पे जो वर्कर्स का जो काम करने का तरीका है वो भी काफी बदल जाता है। वहाँ पे लेबर्स लॉज भी बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं, ठीक है। और कंपनीज जो हैं वो कोशिश करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स वहाँ पे हायर कर पाए। जैसे मैंने आपको बोला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी वो वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ग्लोबलाइजेशन का कितना इम्पैक्ट हुआ है, ये एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग समझते हैं। सबसे 3 एग्जांपल मैं फिर से यहाँ पे बोलाऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल हो गया मोबाइल फोन, जो मैं बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। दूसरा हो गया आपका आसपास के ग्रोसरीज ग्रोसरीज ले लो आप, या फिर आप कुछ डिलीवरी वाला ले लो, डिलीवरी सिस्टम। आज देखो आप घर में बैठे बैठे जोमेटो स्विगी से सब कुछ मंगा सकते हो, ठीक है। आप जियो मार्ट से या फिर फूड बास्केट से या कहाँ से भी, बिग बास्केट से अपना घर में राशन मंगा सकते हो। आप डीमार्ट, आपके बाजू में डीमार्ट है तो डीमार्ट से आप मंगा सकते हो। कुछ फूड रिटेल चेन है वहां से कुछ मंगा सकते हो। फिर उसके बाद आप एग्जांपल ले लो अमेजोन का, अमेजोन से कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज मंगाना है, घर पे बैठे बैठे ऑर्डर करो, घर पे बैठे बैठे आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है प्लस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है। तो जब दोनों चीज मिला है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? कंज्यूमर को हुआ है। समझ में आ गया? फिर उसके अगर आप देखोगे तो आज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो कितना बदल चुका है। कार, ई ई व्हीकल आना शुरू हो गया है, ठीक है। ई स्कूटी, ओला का ई स्कूटी जो आपने देखा है वो आ गया है। फिर उसके ई व्हीकल आना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद आजकल सब लोग रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी बढ़ गई है, ठीक है। एक आदमी जो घर का बेसिक, आज से 10 साल पहले सिर्फ घर का बेसिक चीज खा पाता था, आज अगर आप देखोगे तो वो बेसिक के साथ लग्जरी चीज भी खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसलिए बढ़ी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से उसकी इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ी है तो उसने ज्यादा खर्चा किया है, जिसकी वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डेली लाइफ? ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें क्या किया है, मैंने थोड़ा अलग पॉइंट्स डाल दिए, ठीक है। आप देख सकते हो, एक है पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, ओके। फिर उसके बाद न्यू जॉब्स दैट हैड बीन क्रिएटेड, ओके। फिर उसके बाद सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडिंग मेनी वर्कर्स जॉबलेस, वो भी चीज हुई है, वो डिसएडवांटेज है। मगर इम्पैक्ट तो हुआ है जिंदगी में, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है तो नेगेटिव भी है। नेगेटिव मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, वो बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े कंपनीज के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए मार्केट में, जिसकी वजह से उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई, ठीक है। जॉब की इनसिक्योरिटी बढ़ी है। जॉब की इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ी है? वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहोगे, कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहोगे, कंटिन्यूसली नई नई चीज सीखते रहोगे, तो आप एडवांस होते जाओगे, जिसकी वजह से आपको जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। आपको लगेगा मैं मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे को जॉब मिल जाएगा। जॉब की इनसिक्योरिटी तभी होती है जब आपको कुछ आता नहीं है, ठीक है। आप सीख नहीं पा रहे हो तभी आपकी जॉब की इनसिक्योरिटी होती है, ओके। समझ में आ गया? तो इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैंने रिपीट किए हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस इसलिए रिपीट किया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार अगले अगले साल में आ चुके हैं। मैंने साल नहीं लिखा था, यहाँ पे साल लिख देना चाहिए था कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया है। अगले इसमें मैं लिखूंगा, अगले चैप्टर्स में, मगर इसमें नहीं लिख पाया। मगर बताने का मकसद यही था कि ये अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार अगले अगले बहुत साल में पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए ये रिपीट किए गए हैं,
ओके, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। फिर से बता दे रहा हूँ कि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। काफी मेरे को सिलेक्ट करना पड़ता है क्वेश्चंस, ओके, कि कौन सा क्वेश्चंस कितनी बार आया है, फिर उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि इस वीडियो को लाइक करो एटलीस्ट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है, चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, जिसको भी अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है, तो मैंने सिर्फ ये आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर समझा दिया है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। और जो हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सब का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और इन लिंक्स को जाके क्लिक करना है और ग्रुप को जाके ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहां पे भी मैं नए नए मटेरियल्स डालता रहता हूँ, ठीक है। आपको अगर इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ओके। तो आज का वीडियो करते यही समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। फिर से मैंने बोल दिया है, सॉरी, एक बार रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।